Our next topic is combinations. परम्यूटेशंस में मैंने आपको कहा था कि परम्यूटेशंस जो होती हैं वो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. आपने देखा था कि रोज था, आप इसको चेंज कर दोगे ORES तो ये चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब सेम चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को एक टीम बनानी है. मेरे पास 5 लोग हैं और उन 5 लोगों में से मुझे सिलेक्ट करना है. ठीक है, 2 जनों की टीम बनानी है. तो 5 लोगों में से अगर मैं 2 लोगों की टीम बनाऊंगा, अगर ABCDE 4 है मेरे पास, तो अगर A आए या C आए या C आए या A आए, क्या ये इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम में मेरे पास 2 जने चाहिए थे. चाहे AC हो चाहे C पहले आ जाए बाद में आए, तो 2 जने तो मेरे पास हैं ही हैं. सो इस केस में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसे हम अरेंजमेंट्स को कॉम्बिनेशन बोलते हैं. कॉम्बिनेशन, राइट. सो ये तो है बेसिक डिफरेंस. अब इस बेसिक डिफरेंस को आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. देखो, इसमें भी सेम वही बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम. सेम है. कोई भी जैसे परम्यूटेशन में बोलते हैं, लैंग्वेज में फ़र्क नहीं है. हमें बस उसमें ये देखना है कि क्या होगा. अब ये बोल रहा है कि हम फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं ऑफ एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम. ठीक है. सो नीचे हमें एक ये दी हुई है. अब सपोज मैं आपको इसी से बताता हूँ, इसी एग्जांपल को समझते हैं. ठीक है, थोड़ी सी स्पेस जगह बनाते हैं नीचे. अब देखो, जो हमने बात करी है, अब ये क्या केस है? ये केस है कि हम परम्यूटेशंस निकाल रहे हैं 4 डिफरेंट थिंग्स की टेकन 2 एट ए टाइम. तो क्या होती है वो? 4p2 होती है. बिल्कुल ठीक है, राइट. अब यहाँ पे ये देखो क्या लिख रहा है, 4p2 इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल. अब कॉम्बिनेशंस को हम कैसे लिखते हैं? जैसे 4p2 परम्यूटेशंस को लिखते हैं, कॉम्बिनेशंस को 4 डिफरेंट थिंग्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या लिख देते हैं? 4c2, यानी NCR. ये कॉम्बिनेशंस का हमारा लिखने का तरीका है. कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम, जैसे P को बोलते थे. अब इस केस में ये एग्जांपल ले रहा है कि 4 डिफरेंट थिंग्स में से मैं 2 लेता हूँ, तो मेरी परम्यूटेशंस क्या होती हैं? 4p2, और मेरी कॉम्बिनेशंस क्या होंगी? 4c2. ये हमें समझ आता है. लेकिन ये 2 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहा है और ये इक्वल टू का साइन कैसे आ गया, इसको समझते हैं. ठीक है. अब आप देखो कि 4c2 का मतलब क्या है. 4c2 का ये मतलब है कि मैंने 4 में से 2 चीज़ों को चूज़ कर लिया है. अभी उनका ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बात समझ आ रही है? सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास ABCD 4 लेटर्स हैं. इसमें से मैंने 2 लेटर्स को चूज़ कर लिया. तो 2 लेटर्स 4c2 वेज में चूज़ हो गए. अब वो AB भी हो सकता है, BA भी. अब ऑर्डर क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि AB, अब सपोज AB आ गया तो या BA आ गया. कॉम्बिनेशन में तो ये एक ही केस माना जाता है ना. तो अगर ये मैंने 2 लेटर चूज़ कर लिए हैं मेरे पास, ये 4c2 में मेरे पास 2 चूज़ हो गए हैं. अब ये आपस में शफल भी तो कर सकते हैं. वो कितने तरीके से शफल कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल से, 2p2 से. तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन के बाद अगर मैं 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या परम्यूटेशन ही नहीं बन गई है? परम्यूटेशन में भी तो यही होता है, वो चीज़ें शफल कर लेती हैं. हर अरेंजमेंट अलग होता है. अब ये कितने तरीके से शफल हो सकता है भाई? A भी हो जाएगा या B, 2 ही तरीके से हो सकता है. ठीक है. सो 2 फैक्टोरियल से अगर मैं चूज़ करने के बाद वो 2 फैक्टोरियल वेज में आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये 4p2 के बराबर ही नहीं बन गया क्या? तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है. और इसी कंसेप्ट से फॉर्मूला आएगा. सो आप देखो, थ्योरम 5 में NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल. अब हमें ये समझ आता है ना, हमें ये अच्छे से समझ आता है. अभी इसने R क्या है, 0 से N लिया है, 0 इंक्लूड नहीं किया है. तो क्या 0 इंक्लूड नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा.
आगे जाके फिर 0 फैक्टोरियल लेंगे तो मतलब 0 वाला केस लेंगे तो हमें पता ना वो एक केस तो बनेगा ही बनेगा कि कोई टीम नहीं सिलेक्ट करनी, तो 0 भी इंक्लूड बड़े आराम से हो जाएगा। सो अब इसमें हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ आती है कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो इससे क्या हम वो निकाल सकते हैं फॉर्मूला NCR का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे हम? अब NPR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, NCR को एज इट इज छोड़ दिया इंटू R फैक्टोरियल। तो R फैक्टोरियल को इधर डिवाइड करने ले जाऊँ मैं ट्रांसपोज के लिए, तो NCR क्या आ जाएगा? N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये मेरा NCR का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको तो आप बाय हार्ट लर्न करेंगे ही करेंगे। अब इसके अलग अलग केसेस देखते हैं हम नीचे। जैसे सबसे फर्स्ट केस है कि अगर R इज इक्वल टू N है, मतलब मैंने सारे में से सब को ही चूज़ कर लिया, 10 जने हैं मेरे पास और 10 में से 10 की ही टीम बना दी, 10 में से 10 को ही चूज़ कर लिया। तो उसको चूज़ करने का कितना तरीका है? खुद सोचो, एक ही तरीका है ना। तो NCN क्या है? 1 होना चाहिए। तो आप इधर फॉर्मूले में डालेंगे तो N फैक्टोरियल N माइनस N, R की जगह N आ जाएगा तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो N फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, N कैंसिल आउट हो गया 1। तो हमें एक चीज़ हम क्या याद रख सकते हैं कि NCN इज़ 1। ठीक है, और सिंपल से लॉजिक में क्या याद रख सकते हैं कि सब कुछ चूज़ करने का क्या होता है? एक तरीका, राइट। सेकेंड तरीका भी सिमिलरली इसी तरह है। सेकेंड इज वी डिफाइन NC0 इज इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को N आइटम्स में से 0 चीज़ों को चूज़ करना है तो वो भी एक ही तरीका होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, हमने NP में भी देखा था है ना कि परम्यूटेशन में भी ऐसे ही था। सो इसमें क्या है देखो, अब आपका इसमें आप फॉर्मूले में डालेंगे तो डाल के देखो क्या आएगा कि N ओवर R फैक्टोरियल, R इज 0 तो 0 यहाँ आ जाएगा और N माइनस 0 इज, ये तो N फैक्टोरियल ही रहेगा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 1 होता ही है तो 1 ही आ जाएगा। तो ये भी हमारा सही हो गया केस। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे कि NC0 इज ऑल्सो 1। जैसे NCN इज 1, इट इज NC0 भी कुछ ना, जैसे सब कुछ सबको एक साथ चूज़ करने का भी एक तरीका था, ऐसे ही कुछ ना चूज़ करने का, किसी को भी नहीं चूज़ करने का भी एक ही तरीका है। अब इससे आपको देखो R0 पे भी बिल्कुल वैलिड है ना फॉर्मूला। तो थर्ड पॉइंट में कंटिन्यू कर रहा है ये और क्या बोल रहा है इसको कि R जब मैंने यहाँ पे देखो R जो है अब 0 वैल्यू भी ले सकता है, इक्वल टू का निशान आ गया। पहले क्या था? पहले इट वॉज लाइक दिस, 0 वॉज नॉट इंक्लूडेड, अब 0 भी इंक्लूडेड है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में PR में भी, परम्यूटेशंस में भी और कॉम्बिनेशंस में भी 0 R हो सकता है। कोई भी केस हम 0 वाला ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट इज फोर्थ NCN माइनस R। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए, इट इज़ क्वाइट यूज्ड। तो इसमें क्या है कि NCR का क्या मतलब है कि अगर आप R की जगह N माइनस R डाल के देखो तो क्या आएगा? ऊपर तो N फैक्टोरियल रहेगा, नीचे क्या होगा? R की जगह इज N माइनस R पूरा, और N माइनस R करेंगे तो क्या हो जाएगा? N कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस R हो जाएगा ब्रैकेट खोल के। तो क्या हुआ? फॉर्मूला फिर से वही बन गया। ये फॉर्मूला किसका? ये तो NCR का फॉर्मूला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल होते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी कि आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि 10C8 और 10 माइनस 8 कितना होगा? 2। ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसे इसको याद रखो। ठीक है, 10 में से 8 चीज़ों को चूज़ करने का वही तरीका है जो 10 में से 2 चीज़ों को चूज़ करने का है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सपोज़ मेरे पास 10 में से 8 जनों की टीम चुननी है, तो या तो मैं 10 में से 8 जनों की टीम चुन लूँ या 10 में से मैं 2 जनों को रिजेक्ट कर दूँ जो बचे हुए हैं। तो 10 में से 2 जनों को रिजेक्ट करने का भी वही उतने ही तरीके हैं जितने 10 में से 8 जनों को सिलेक्ट करने के हैं। तो इसीलिए 10C8 इज इक्वल टू
10C2। ठीक है, सो मेन प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये बहुत जगह यूज होने वाली है। ये देखो लास्ट लाइन देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स इज सेम एज रिजेक्टिंग N-R ऑब्जेक्ट्स। तो जब मैं NCR की बात कर रहा हूँ तो R को क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जब मैं NCN-R की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं N-R आइटम्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत जगह यूज होगी आपकी। NCA इज इक्वल टू NCB अगर हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? तो एक तो अभी हमने यहाँ देखा कि R और N-R बराबर है। ठीक है, अब आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हो, इन दोनों को ऐड अप करो, कितना आएगा भाई? R में अगर मैं N-R ऐड कर दूंगा तो N ही आएगा ना, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन मिला के टोटल होना चाहिए ना, N ही बनने चाहिए ना। ये भी बात सही है। जैसे पिछली एग्जांपल 10C8 और 10C2 में मैं आपको ये कह रहा था कि 8 जनों की टीम सिलेक्ट करो या 2 जनों को रिजेक्ट करो, लेकिन 8 + 2 तो 10 ही रहेंगे ना, तभी टोटल केसेस बनेंगे ना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को जनरलाइज कर दिया उसने। वो कहता है NCA अगर NCB के बराबर है तो या तो A इज इक्वल टू B होगा, ओके, और या फिर A इज इक्वल टू N-B होगा। कहने का मतलब कि A + B इज इक्वल टू N होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से ये और है कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नीचे के दोनों का सम जो है N के बराबर होगा। ठीक है, या N-A कर दोगे तो B के बराबर आ जाएगा, या N-B कर दोगे तो A के बराबर आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी थ्योरम 6 है जो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको आप एज इट इज़ याद करेंगे। क्या बोल रहा है ये कि मैं पिछले वाले को डिलीट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि NCR प्लस NCR-1, ठीक है, किसके बराबर होता है? ऊपर एक बढ़ जाता है NC1, नीचे जो होता है वो मैक्सिमम वाला लग जाता है NC1CR। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आप NCR का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल प्लस NCR-1 का n फैक्टोरियल ओवर R-1 फैक्टोरियल N-R-1 जब करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। N-R-1 जब करते हैं तो N-R+1 बन जाता है, तो N-R+1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखो इन दोनों को हमने ऐड करना है तो आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। अब R और R-1 में R बड़ा है तो एक R निकाल लो तो R-1 फैक्टोरियल बन जाएगा R की जगह, तो मैं R-1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ, अब दोनों जगह है, राइट। ऐसे ही N-R और N-R+1। अब N-R+1 ऑब्वियसली बड़ा है तो इससे अगला क्या होगा? देखो पहला अगर N-R+1 है तो 1 माइनस करेंगे, इसमें अगला क्या आ जाएगा? N-R। ठीक है, तो ये इसमें दोनों आ गई ये चीज़ें, तो N-R फैक्टोरियल अब दोनों में आ गया, तो मैं N-R फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ, अंदर ये बच जाएगा। LCM लेके आप सिंपली इसको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे देखो R कैंसिल आउट हो गया, N+1 बच गया। अब n फैक्टोरियल में है, अगर मैं N+1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो N+1 फैक्टोरियल बन जाएगा ना। ठीक है, और नीचे R-1 फैक्टोरियल है और N-R फैक्टोरियल है। ओके, सो इसमें क्या किया इसने, तो नीचे देखो R-1 में फैक्टोरियल है ये, इंटू R करोगे तो R फैक्टोरियल बन जाएगा, और N-R के अंदर फैक्टोरियल में अगर उससे अगला नंबर N-R+1 डाल दूंगा मल्टीप्लाई में तो वो अगले का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, अब ये किसका फैक्टोरियल है? इट इज़ N+1 CR का फैक्टोरियल है ये। ठीक है, सो ये हमारी होल्ड ट्रू कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR के बराबर होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 17, इफ
NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। आप देखो इसमें सिंपल है कि ये इक्वल है तो प्रॉपर्टी लग गई। क्या प्रॉपर्टी है? नीचे वाले या तो इक्वल होते हैं, इस केस में तो इक्वल है नहीं, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए, सीधी प्रॉपर्टी। तो n कितना हो जाएगा? 17। तो जैसे ही 17 होगा तो 17C17 निकालना है। अब आपको कितना हो जाएगा जी? 17C17 n इज 1। आंसर सिंपल, ठीक है। इसने इसको प्रॉपर खोल के करा, तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव वे है क्योंकि प्रॉपर्टीज ऊपर दी गई हैं। इसने इसको खोल के दिखाया, ऐसे खोल के ऐसे, फिर इसने कटिंग करी है, ये आ गया, इससे ये निकल का है। तो बेटर है यूज़ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्योंकि डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी दी हुई है और मैं यूज़ कर सकता हूँ कि 8 + 9 इज 70। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? Right. आगे है next part. How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? तो देखो फर्स्ट पार्ट है कि 3 persons की कमेटी बनानी है, is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. तो 2 men and 3 women. सो इनमें से मुझे कितनी बनानी है? 3 पर्सन्स की कमेटी बनानी है मुझे। अब 3 पर्सन्स कोई भी हो सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशंस का नहीं है, ठीक है। अब 3 पर्सन्स पे उसने कुछ नहीं बोला कि किस में क्या होना चाहिए, किस में क्या नहीं होना चाहिए, कितने मैन होने चाहिए, कितने वुमेन। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल इज, टोटल मेरे पास कितने जने हैं? 3 + 2 5 है, तो 5C3, ठीक है। सीधा सीधा पहले पार्ट का आंसर है कि 3 जनों में जो चुनने हैं वो 5C3 वेज में आ जाएंगे। इसको हम खोल सकते हैं 5C3 को 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 5 r फैक्टोरियल हो गया कहने का मतलब, और n - r इज दिस। सॉल्व करेंगे, 10 वेज है हमारे पास। सेकेंड पार्ट के लिए वो क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब मुझे चुनना है इन 3 के लिए 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो 1 मैन के लिए कितना है मेरे पास? 2 आदमी है ना मेरे पास चुनने के लिए, तो 2C1, 2 में से एक आदमी चुन लेता हूँ मैं। उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 प्लेसेस भरनी है ना मैंने, अभी तो 1 प्लेस भरी गई है। अब 2 वुमेन चुननी है, तो 2 वुमेन कितने में से चुननी है? 3 में से, 3C2। अब तीनों प्लेसेस चुनी गई, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2 × 3 6 वेज हो जाएंगे मेरे, ठीक है। यहाँ से 2 आ गया, 2C1 इज 2 और 3C2 3C1 के बराबर ही होता है, तो 3C1 इज 3, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 वेज है मेरे पास मेरा सेकंड, जो मेरी 1 मैन और 2 वीमेन की कमेटी चुनने के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 19। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? अब कितने नंबर ऑफ वेज हैं चूज करने के? 4 कार्ड्स चूज करने हैं आपने, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा क्योंकि कोई ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 4 कार्ड चूज करने को बोल रहा है वो। तो 52C4, थोड़ा सा ढंग से लिख दूं, 52C4 मेरा सिंपल 4 कार्ड्स को चुनने का नंबर ऑफ वेज हो गए। ओके, ये देखो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 52C4। सिलेक्ट किया 52 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n - r 48, 48 से 48 कट जाएगा, 49 50 51 52 लगा के आंसर मेरा 27725 आ गया। तो ये तो था जनरल मेरा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, पहली इसका आंसर। उसके बाद देखो जब हमें ये समझ आ जाता है तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। अब 4 कार्ड निकालने हैं मुझे, ठीक है। 4 कार्ड सेम सूट के मतलब चारों के 4 स्पेड के, सपोज
तो चारों के चार स्पेड के होंगे तो कैसे पता चलेगा? 13 कार्ड स्पेड के, उसमें से 4 चुन लिए मैंने, ठीक है। अब क्या है, चारों पूरा हो गया केस मेरा, चारों मेरे हाथ में आ गए स्पेड के, लेकिन चारों डायमंड के भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब और प्लस का साइन, और इज प्लस 13C4, ऐसे ही फिर प्लस, चारों जो है वो क्लब्स के भी हो सकते हैं, ऐसे ही फिर प्लस, चारों जो है मेरे वो किसके हो सकते हैं? चौथा कौन सा बच गया? स्पेड, क्लब्स, डायमंड, हार्ट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लस लगा क्योंकि यहाँ पे और लग रहा है, 4 कार्ड्स मांगे थे, केस पूरे हो गए, और ये हो सकता है, और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको 4 इंटू 13C4 भी कर सकते हैं, 4 बार ऐड करना है ना, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 4 इंटू 13 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर, इसको सॉल्व करके 2860 आ जाएगा, राइट। चलो जी, फिर वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट कह रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब चारों कार्ड जो हैं वो अलग अलग सूट के होने चाहिए, ठीक है। अब चारों अलग अलग के होंगे तो क्या होगा भाई? पहला हुक्म का या स्पेड जो आप बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? 13 में से एक पत्ता चूज कर सकता हूं मैं स्पेड्स का। अभी 4 कार्ड चुनने हैं, एंड मल्टीप्लाई, दूसरा जो है मुझे डायमंड्स का चाहिए, तीसरा एंड मुझे किसका चाहिए? मुझे चाहिए कौन सा बचा है? क्लब्स बचा है और हार्ट्स बचा है। तो अब मेरे जाके 4 पूरे हो, तो अब मेरे ये केस जो है चारों पत्ते जो है अलग अलग सूट्स के हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये डिफरेंस है। तो अब आप इसको अलग कर सकते हो, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें नीचे आपको फिर से दिखा देता हूं कि सेकंड पार्ट के लिए 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इज इक्वल टू 13 की पावर 4 कर दिया, इसने भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर। वापस चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट आर फेस कार्ड्स, ठीक है जी। तो फेस कार्ड्स कितने हैं? फेस कार्ड्स मेरे पास 3 इंटू 4 12 होते हैं, राइट। लेकिन निकालने कितने कार्ड्स हैं? मैंने 4 कार्ड्स ही निकालने। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? 12 में से 4 कार्ड्स चूज करने, 12C4, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। निकालने तो 4 ही कार्ड्स हैं, तो 2 होने चाहिए मेरे पास रेड कार्ड्स और 2 होने चाहिए ब्लैक कार्ड्स। अब 2 रेड कार्ड्स कितने आएंगे? 26 रेड कार्ड्स होते हैं, उसमें से 2 रेड कार्ड चूज कर लेता हूँ, एंड क्योंकि 4 पूरे करने हैं मल्टीप्लाई 26C2, ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं, उसमें से 2 निकाल लेता हूँ, हो गए 4 कार्ड्स पूरे। लास्ट इज कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, तो चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो अगर रेड होंगे चारों कार्ड्स तो क्या होंगे? 26 होते हैं सपोज रेड कार्ड्स, उसमें से 4 होंगे सिलेक्ट, पर ब्लैक भी तो हो सकते हैं, और प्लस 26C4 ब्लैक के लिए, ठीक है। सो ये मेरे कंसेप्ट्स हैं। अब इन्हीं को हम आगे देख लेंगे कि इन्होंने कैसे करा। तो थर्ड से देखो, ये आ गया थर्ड का 12C4, ठीक है। जो हमने फेस कार्ड्स निकालने थे चारों, तो 12C4 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 495 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करा था कि 26 रेड कार्ड्स में दो जो रेड कार्ड्स थे 26C2 और 2 ब्लैक कार्ड्स थे, ठीक है, 26C2, दोनों को सॉल्व किया
ठीक है, इंटू है तो स्क्वायर हो गया ऊपर, 325 का स्क्वायर, आंसर इज दिस, बिल्कुल करेक्ट था हमारा। फिफ्थ, चारों जो कार्ड थे वो सेम कलर के होने थे, तो 26C4 या फिर और प्लस 26C4, तो 2 इंटू 26C4 भी लिख सकते हैं इसे अब हम, क्योंकि ऐड हो रहा है। तो 26C4 को सॉल्व किया, 2 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 29,900। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.4, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। अब हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या है कि 8 + 2 जो है वो n के बराबर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी इज इफ NCA इज इक्वल टू NCB, सो दिस इम्प्लाइज A + B शुड बी इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी को जब हम लगाएंगे, सो 8 + 2 शुड बी इक्वल टू n, सो 8 + 2 इज इक्वल टू n, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, n कितना हो जाएगा, 10, सो n इज इक्वल टू 10। सो निकालना क्या है, NC2, सो 10C2 कितना हो जाएगा जी, अब 10C2 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 इज 8 फैक्टोरियल, सो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, सो 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45। Next is question number 2, determine n if first part 2NC3 ratio NC3 is equal to 12:1। so इसमें क्या करेंगे हम कि 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 2n और 3 इसको कर रहा हूँ मैं सॉल्व, 2n - 3 फैक्टोरियल, मेन डिवीजन लाइन, NC3 is n factorial over 3 factorial n minus 3 factorial, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो मैं कैंसल आउट कर देता हूँ। अच्छा, पहले इसको राइट में भी लिख लेते हैं, पूरा इज इक्वल टू 12/1। तो यहाँ पे अब मैं किस किस को रिड्यूस कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2n और n बहुत दूर गैप है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के साथ गैप कम है। सो मैं 2n में से क्या बाहर निकाल रहा हूँ, 2n को एक और कम करेंगे 2n - 1 आ जाएगा, एक और कम करेंगे 2n - 2 आ जाएगा, एक और कम करेंगे तो 2n - 3 आ जाएगा। तो यहाँ में फैक्टोरियल लगा लो, ओवर 2n - 3 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ देंगे, अपॉन यहाँ से देखो n से भी निकालना कम करो क्योंकि n - 3 के साथ गैप कम है। सो n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल ओवर n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12:1, 12/1। अब ये n - 3 फैक्टोरियल यहाँ कट गया, 2n - 3 फैक्टोरियल यहाँ कट गया, और अब मेरे पास क्या बच गया। अब इसमें और कुछ काट सकता हूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो देखो अगर थोड़ा सा स्मार्ट खेलें हम तो 2n - 2 में से 2 बाहर निकाल लो, n - 1 हो गया, n - 1 भी काट दो, n अकेला काट दो, ठीक है, n - 2 नहीं कटेगा। सो अब मेरे पास क्या बच गया, एक 2 ये है और एक 2 ये है, 4 2n - 1 ओवर नीचे n - 2, तो n - 2 को आप 12 की तरफ भेज दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से 3 से इसको कम रिड्यूस कर देते हैं। सो 2n - 1 इज इक्वल टू 3n - 6, 2n को इधर भेज रहा हूँ, n बच जाएगा, 6 को इधर भेज रहा हूँ, तो 6 - 1 5, सो n क्या आ गया मेरा 5।
नेक्स्ट है जी सेकेंड पार्ट, 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1। तो बस फटाफट करते हैं, इसमें भी यही होगा 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। अब इसमें 2n की जगह मैं डाल रहा हूँ 2n, 3 फैक्टोरियल का कैंसल आउट कर रहा हूँ, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, मेन डिवीजन लाइन, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल 11/1 कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से n कैंसल आउट हो जाएगा और इधर 2 बाहर निकाल के n माइनस 1 फिर से। अब क्या हो जाएगा, 4 सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, क्योंकि यहाँ 11 है ना, कैंसल आउट नहीं होगा इसलिए मैं कर दिया। n माइनस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर 11 के साथ, 11n माइनस 22। सो 8n को इधर भेजते हैं 3n हो जाएगा, ये 22 को इधर भेजते हैं 18 हो जाएगा। n कितना आ गया जी, 6। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो कितनी कॉर्ड्स में 21 पॉइंट्स सर्कल पे हैं उनसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखो, अब एक सर्कल है, कॉर्ड बनानी है, कॉर्ड बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स में कोई फ़र्क पड़ रहा है पहले कौन सा दूसरा कौन सा, नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पता चलता है चूज़ करने हमने सिर्फ। अब कोई भी 2 कॉर्ड से 2 पॉइंट से एक कॉर्ड बनती है। मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, 21, तो 21 में से 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे चूजिंग के, 21C2, सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 21 माइनस 2। ठीक है ना, NCR का हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 21 इंटू 20 करेंगे, इंटू 19 कट जाएगा, इधर 2 खोल लेंगे, 19 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है। सो 2 से मैं 10 यहाँ कर रहा हूँ, सो 210 मेरा, इतनी कॉर्ड्स मेरी बन सकती। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls, right? अब मेरे पास बॉयज़ जो हैं वो 5 हैं और गर्ल्स जो हैं मेरे पास 4 हैं। तो मुझे क्या एक टीम चूज़ करनी है जिसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए। तो 3 बॉयज़ कहाँ से आएंगे, 5C3 से, और 3 गर्ल्स किससे आएंगी, एंड है, ठीक है, इंटू 4 से आएंगे 4C3। तो इससे मेरी 4 में से 3 गर्ल्स चूज हो जाएंगी। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ये तो देखो, इसको आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि 4C3 4C1 के बराबर होगा और 4C1 कितना होता है 4, यहाँ से भी वही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो आप फटाफट याद रख सकते हैं। अच्छा, 5 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, अब 5 इंटू 4 करेंगे और 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से
इंटू ये तो 4 ही आ जाएगा। सो ये आ गया मेरा 3 फैक्टोरियल को मैंने कैंसिल आउट करना है, ये 3 है, और 2 से मैं 2 10 इंटू 4 40 वेज है मेरे पास इस टीम को बनाने के। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। अब 9 बॉल्स कहाँ से निकालनी है? 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक है, तो मेरे पास रेड बॉल्स कितनी है? 6, वाइट बॉल्स कितनी है? 5, और ब्लू बॉल्स कितनी है मेरे पास? 5। अब चुननी कितनी है मुझे? 9 बॉल्स, और 3 बॉल जो है हर कलर की होनी चाहिए। तो रेड की भी 3 चुननी है, तो 6 और 6C3, ठीक है, इनटू, क्योंकि 9 चुननी है, 5C3 इनटू एंड 5C3। तो ये मेरी रेड बॉल्स आ गई, ये मेरी वाइट बॉल्स आ गई, और ये मेरी ब्लू बॉल्स आ गई। इसको आप इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, ये तो जस्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ प्रॉपर लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 रेड बॉल्स, उसका ये, फिर ऐसे ही 3 वाइट बॉल्स सेम, फिर ऐसे ही 3 ब्लू बॉल्स, ऐसे प्रॉपर लिखना आपने। ठीक है, ये तो सिर्फ कंसेप्ट हो जाएगा ना। और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू, अच्छा इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसको आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आपका बनेगा जी सिंपल 2000। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। तो देखो क्या बोल रहा है वो कि उसको हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस तो चाहिए, 5 कार्ड्स निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्ड्स में एक एस चाहिए, कहीं भी आ सकता है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो किसका क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशंस का ही। तो एक एस चाहिए। अब एक एस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और 5 जो है उसे, बाकी के 4 उसे कोई भी कार्ड्स चाहिए। सो एक एस का कितने तरीके हैं? एक एस के टोटल एसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 में से एक चूज़ कर लें कोई भी, 4 तरीके हैं मेरे पास, इनटू, अब ये 4 कार्ड्स जो है बाकी के बचे हुए 48 कार्ड्स में से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 4C1 इज़ 4 एंड 48C4 इज़ 48 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, और 48 माइनस 4 इज़ 44 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 44 फैक्टोरियल आगे कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, सीधे 2 से काटो आप। ठीक है, एंड आपका आंसर क्या आ जाएगा जी? 778320। नेक्स्ट है जी 7th क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket of 11 must include exactly 4 bowlers। तो क्या बोल रहा है वो कि 17 प्लेयर जो हैं वो मेरे पास हैं। ठीक है, सिलेक्ट कितने करने हैं मैंने? 11।
अब 517 के अंदर से 5 प्लेयर्स कैन बोल, तो बैट्समैन कितने हो गए? 5 तो बोल कर सकते हैं, तो 12 जो है वो बैट कर सकते हैं। ओके, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, तो 11 जनों की मैंने चुननी है, मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, तो कितने बॉलर्स आने चाहिए? एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो इंक्लूड करने ही करने हैं, तो 4 मेरे बॉलर्स हो जाएंगे। और बचे हुए कितने? 11 में से 7 जो है मेरे बैट्समैन हो जाएंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास स्टोरी है। सो अब मेरे को 7 बैट्समैन चूज करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? मेरे पास देखो टोटल बैट्समैन 12 है, तो 12C7 चूज कर सकता हूँ मैं, इनटू 4 बॉलर चूज करने हैं, तो 4 बॉलर चूज करने के 5 में से 4 बॉलर्स चूज करने हैं, 5C4 कर सकता हूँ, तो 12C7 इंटू 5C4। अब इसको आप खोल सकते हैं, 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इज 5C1, यानी 5 ही आएगा ये। ठीक है, सो अब इसको आप थोड़ा सा और अगर चाहें तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 यहाँ पे है, तो ये कितना होता है? 5 4 20 30 23 60 120 होता है, तो मैं इसे 12 और 10 काट सकता हूँ सीधा सीधा। बाकी का 99 इंटू आप 40 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3960। इतने मेरे पास कॉम्बिनेशन के टीम के तरीके हैं। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है जी, तो 5 मेरे पास ब्लैक बॉल्स हैं और 6 मेरे पास रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, तो कितनी सिलेक्ट करनी है मुझे? 2 ब्लैक बॉल्स, इसी के नीचे लिख लेते हैं, 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है मुझे और 3 रेड बॉल्स। सो यहाँ पे मेरा ब्लैक बॉल्स के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5C2 इंटू रेड बॉल्स के सिलेक्शन के तरीके 6C3। ओके, सो 5C2 इज 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। और इसको आप आराम से खोल लेते हैं थोड़ा सा, 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो, लिख के शो कर दो, 6 5 4 3 3 फैक्टोरियल। एक को खोल रहा हूँ मैं, एक को एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, कैंसल आउट, 6 भी पूरा कैंसल आउट, 2 से ये भी कैंसिल हो जाए, 10 बन गया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 10 इज 200, तो 200 मेरे पास नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो मेरे पास 9 कोर्सेज हैं, ओके। इसके अंदर से 2 कंपल्सरी हैं, कंपल्सरी, ये तो 7 कोर्सेज बचे जिसमें से मैं चूज कर सकता हूँ। ऑप्शनल जो है वो 7 कोर्सेज आ गए मेरे पास, ठीक है। अब जो चुनना है मुझे है वो 5 कोर्सेज चुनना है, स्टूडेंट को 5 कोर्सेज चुनने हैं, तो 2 तो उसे लेने ही लेने पड़ेंगे, तो उसको बाकी कितने कोर्सेज बच गए? 3 कोर्सेज में से ही चुन सकता है वो सिर्फ, है ना। तो 7C3 में से ही चुन सकता है वो बस, क्योंकि बाकी में से तो 2 कंपल्सरी कोर्सेज हैं। सो 7C3
इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. सो 7 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4. अच्छा 4 की भी ज़रूरत नहीं है. ओवर 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. 6 भी कैंसल आउट. सो 7 इंटू 5 इज 35 वेज हैं उसके पास अपने 3 कोर्सेज सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 2 तो कंपलसरी हैं.